बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। यकम और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह, आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से रखते हैं, जहां पर एक मुकामी अदालत ने फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप और जो आने वाले वक्त में भी अमेरिका के सदर बन सकते हैं, बल्कि मेरे तज्जिए में तो बनने जा रहे हैं, उनको मुजरिम करार दे दिया है और 11 जुलाई को उनको सज़ा सुनाई जाएगी। इस फैसले की इम्प्लीकेशंस ट्रंप पर क्या होंगी, क्या उसको जेल भेजा जाएगा या नहीं, किस लिए ये सज़ा सुनाई गई है, पहले इस पर बात करते हैं। और फिर इस सज़ा का उसके इलेक्शन पर क्या असर होगा, वोट पड़ने पर क्या असर होगा, इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं, फिर इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मुख्तसर ये बता दें कि ये 2006 में को तकरीबन 2006-07 में स्टॉर्मी डैनियल नाम की एक पोर्न स्टार थी, जिनके साथ ट्रंप का एलिजिड अफेयर था और ट्रंप ने वो छुपा रखा था। जब वो 2016 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे थे तो गालिबन एलिजिडली स्टॉर्मी डैनियल ने कहा कि वो उसके ऊपर बात करना चाहती है। ट्रंप नहीं चाहते थे कि वो उस पर बात करें। उन्हें लगता था कि क्योंकि वो जाहिर है शादीशुदा थे और उसके बावजूद उनका ये अफेयर था या इनकाउंटर था, और वो समझते थे कि अगर इस पर बात होगी तो बात पब्लिक में जाएगी और वो इलेक्शन हार सकते हैं। बहरहाल इस वजह से स्टॉर्मी डैनियल को खामोश करवाया गया। एलिजिडली उसको $1,30,000, तकरीबन पाकिस्तानी कोई 3 साढ़े तीन 4 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए कि वो खामोश रहे और इस पर बात ना करे। अच्छा, अमेरिका में किसी के साथ भी एग्रीमेंट करके उसको चुप करवाने के पैसे देना, ये अमूमी तौर पर कुछ केसेस में हो भी सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। तो फिर ट्रंप क्यों पकड़ा गया? ट्रंप को मुजरम इसलिए करार दिया गया है कि ट्रंप ने जो अपने कारोबारी अकाउंट्स है, जाहिर है वो बिजनेसमैन है, पैसे दिए तो टैक्स की फाइलों में या कारोबारी फाइलों में उस टैक्स की कोई ना कोई, उस पैसे की कोई ना कोई एंट्री करनी थी अपनी फाइल्स के अंदर। तो ट्रंप ने या ट्रंप के बिहाफ पर जिन वकला ने या जिसने भी वो $1,30,000 दिए, वो जो ट्रंप की एंट्री थी उनके उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उनकी जो बुक्स थी उनके अंदर जो एंट्री थी वो लीगल फ़ी के नाम से दी गई। वो दुरुस्त तरीके से उसको वहाँ टेबुलेट नहीं किया गया, वहाँ उसका इंदराज नहीं किया गया। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जो बिज़नेस का रिकॉर्ड था उसको टेम्पर करने का ट्रंप के ऊपर इल्ज़ाम था। तो ये जहन में रखिए, ये जो ट्रंप के ऊपर इल्ज़ाम साबित हुआ है और या इसकी जो सज़ा 11 जुलाई को वो देने जा रहे हैं, ये कोई उनका वो जो अफेयर है या उससे रिलेटेड बात नहीं है। असल में जो हाशमनी उस खातून को चुप करवाने के लिए जो पाकिस्तानी 3.5-4 करोड़ मीन $1,30,000 दिए गए थे, और गालिबन ये 2016 के अवाइल में दिए गए होंगे जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, और इलेक्शन से चंद दिन पहले शायद ये पैसे पे किए गए थे। तो वो जो पैसे पे किए गए थे वहाँ तक बात ठीक, लेकिन उन पैसों की जो एंट्री की गई थी बुक्स में वो टेम्पर्ड थी, मीन सही हेडिंग के नीचे या सही तरीके से वो दर्ज नहीं की थी। उसमें छुपाया गया था कि ये पैसे क्यों दिए गए हैं। वो न्यूयॉर्क में, क्योंकि वो टैक्स उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर उनका वो बिज़नेस था जहाँ पर ये उन्होंने टेम्परिंग की कह लें या उन्होंने गलत तरीके से रिकॉर्ड का इंदराज किया, ये केस था ट्रंप के ऊपर। और इसमें 34 काउंट्स मीन 34 आप ये कह लें कि गलतियाँ, कोताहियाँ या 34 ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से उन्हें मुजरिम करार दिया गया है। और ज्यूरी 12 लोग ज्यूरी में थे। जो पाकिस्तान में लोग हैं उनके लिए कि यहाँ पहले एक ज्यूरी बैठती है जिसमें आम शहरी होते हैं जिन्हें चुनती है गवर्नमेंट, और वो बैठकर पहले उस केस को सुनते हैं। वो सारे लीगली एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं, वो आम लोग होते हैं, स्कूल टीचर होते हैं या कोई मजदूर होता है या आम लोग होते हैं। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते उसमें अमूमी तौर पर, और बहुत ज़्यादा अनपढ़ भी नहीं होते। मीन आम जो पब्लिक होती है उसमें से लोगों को अमूमी तौर पर, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, अमूमी तौर पर लिया जाता है। और वो जो 12 लोग थे, अब उन्होंने ये फैसला किया है। अब उसके ऊपर जज ने जो है वो 11 तारीख को सज़ा सुनानी है। सज़ा सुनाने का इख्तियार कि कितनी सज़ा देनी है वो जज का होगा। जाहिर है ज्यूरी ने सिर्फ उन्हें गिल्टी करार दिया है। अब जज बताएंगे कि कोई जेल की सज़ा भी इसमें होगी या सिर्फ जुर्माना होगा। जो अमेरिका के अंदर आपको पता है कि ट्रंप के मुखालफिन भी बहुत हैं और ट्रंप के हक़ में भी बहुत सारे लोग हैं। जो तो उसके मुखालफिन हैं वो तो इस केस के ऊपर बहुत भंगड़े डाल रहे हैं, और जो उसके हक़ में है वो कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें जुर्माना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शायद उन्हें घर में
कैद कर दिया जाए, और डिफरेंट इस पर तज्जिए आ रहे हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल 11 जुलाई को ट्रंप के मुस्तकबिल का इस सिलसिले में फैसला होगा कि इस केस में उन्हें कितना जुर्माना होता है या क्या होता है, वो 11 तारीख को फैसला होना है। लेकिन अब आते हैं इलेक्शन की तरफ कि ट्रंप को इसमें जेल, शायद 4 साल की मैक्सिमम जेल है इसमें, मैक्सिमम जो है, और अब मिनिमम तो मैंने जैसे आपको कहा कि सिर्फ जुर्माना हो सकता है। जुर्माने से तो ट्रंप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जाहिर है। अब क्या ट्रंप इसके बाद भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सकते हैं? कानून में कोई ममानत तो नहीं है, बिल्कुल कानून में कोई ममानत नहीं है, वो बिल्कुल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सकते हैं। 3 और केसेस हैं, इस केस के अलावा 3 और केसेस हैं जो 2016 के इलेक्शन के अवाइल के हैं। कोई इलेक्शन के अंदर डिफरेंट तरीक़ों से इन्वॉल्व ये केसेस हैं, कोई ये हशमनी का था, कोई किसी और चीज़ का था, लेकिन घूमते वो इलेक्शन के इर्द गिर्द ही हैं, उसी 2016 के। तो ये जो 3 दूसरे केसेस हैं, इनका अभी इलेक्शन से पहले इनका फैसला होना इसलिए मुमकिन नहीं कि उसके ऊपर कुछ स्टे ऑर्डर्स हैं या वो ट्रायल के लिए अपील की हुई है ऊपर वाली अदालतों में, तो उनमें से किसी का भी ट्रायल जो है वो इस तरीके से शुरू होता हुआ या कोई कंक्लूजन इख्तियार करता हुआ ट्रंप के इलेक्शन से पहले, जो नवंबर में होने जा रहा है, वो पहले नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए यही एक केस है जिसको ट्रंप ने हैंडल करना है अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले। और इसमें जो भी हो, एक तो ये ट्रंप को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता, ये जो सज़ा है, सज़ा जितनी भी हो जाए उन्हें, वो भले जेल की मैक्सिमम 4 साल सज़ा हो जाए, फिर भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और जो वोटर्स हैं उनका जो सर्वे आया इसके बाद भी, डिफरेंट टेलीविजन्स ने और डिफरेंट लोगों ने इस फैसला आने से पहले भी सर्वेज किए हैं, तो पब्लिक जो है वो वोट कम करने की बजाय बढ़ा रहे हैं इसमें। आम पब्लिक ये सोच रही है कि ट्रंप को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके खिलाफ काम कर रही है और उसको जाली तरीके से सज़ा दे के प्रेसिडेंट बनने से रोकने की कोशिश कर रही है। ये ट्रंप का जो वोटर सपोर्टर है वो ये सोच रहा है। तो ट्रंप का वोटर कम होगा या ज़्यादा होगा? मेरा जवाब यह है कि इस सज़ा के बाद जितनी सज़ा ज़्यादा होगी उतना वोटर ज़्यादा होगा। इस सज़ा के फैसले के साथ भी वोटिंग में उसे फ़ायदा होगा, और अगर सज़ा ज़्यादा सख्त दे दी गई तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर जेल भी इसमें दे दी गई तो ट्रंप भरपूर तरीके से जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाएंगे, और अगर एक दफ़ा वो जीत गए तो जाहिर है फिर तो उन्हें इम्यूनिटी होगी एज अ प्रेसिडेंट, और वो फिर ऑफिस में बैठेंगे, जेल में तो नहीं बैठेंगे। और फिर उसकी इम्प्लीकेशन अमेरिका में क्या होनी है, पाकिस्तान में क्या होनी है, पूरे खित्ते में क्या होनी है, वो बहरहाल बाद में कभी तज्जिया करेंगे। आज ट्रंप ने जब उसको ये कहा गया अदालत के अंदर, जूरी ने अपना फैसला सुनाया, और उसके बाद ट्रंप ने कहा कि मेरे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अवाम असल फैसला नवंबर में करेगी इलेक्शन में वोट डालकर, और तब फैसला होगा कि मैं गिल्टी हूं कि नहीं, मैं इनोसेंट हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे खिलाफ ये सब कुछ बनाया गया है, ये कहना है जी ट्रंप का। तो ये तो थी खबर न्यूयॉर्क से। अब चलते हैं पाकिस्तान। वहाँ आपको बताते हैं कि पीटीआई की कोर कमेटी का अलामिया जारी हुआ है। 2 अहम तरीन चीज़ें उस अलामिया के अंदर। एक तो पीटीआई ने दोबारा से काजी साहब को कहा है कि जनाब आप बाइस्ड हैं, सबको पता है आप बाइस्ड हैं, और ये केस आप सुनने जा रहे हैं जिस केस के बारे में अभी अभी आपने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को ख़त में लिखा है कि बल्ले का निशान छीनना दुरुस्त था, और उसी निशान के बाद ही ये ख़वातीन की मखसूस सीटों का सारा मसला बना हुआ है, और उस केस का अब फुल कोर्ट का जो बेंच है उसको आप हेड करने जा रहे हैं। तो आप हमारे केसेस से एक तो दूर रहें, बार बार हम आपको कह चुके हैं कि आप बाइस्ड हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, इसलिए आप हमारे केसेस ना सुने, लेकिन आप उसके बावजूद हमारे केसेस सुन रहे हैं। तो एक तो अलामिये के अंदर ये डिमांड की गई है जस्टिस काजी फायज ईसा से कि आप हमारे केसेस ना सुने। दूसरी जो इसके अंदर दूसरी बड़ी चीज़ जो कोर कमेटी ने की है वो ये की है कि जो फार्मेशन कमांडर्स ने कॉन्फ्रेंस के बाद अपना अलामिया जारी हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि 9 मई के लोगों को सज़ाएं ज़रूर दी जानी हैं और उसके बगैर काम आगे नहीं चलेगा। तो उसका कोर कमेटी ने कहा है कि असूली तौर पर यह बात ठीक है कि 9 मई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस पर कोई जुडिशल कमीशन होना चाहिए और उसके तमाम सबूत सामने आने चाहिए, और जो लोग वाकई गिल्टी हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन ये जो मासूम लोगों को जेलों के अंदर रखा हुआ है, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, इसको ख़त्म करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो बार बार कहा जा रहा है कि 9 मई के लोगों को सज़ा देनी है, इसके ऊपर कोर कमेटी ने कहा है कि शुरू करें, अल्लाह का नाम लें, फिर सबूत सामने लाएं और इसकी एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। अच्छा जी, इसी से रिलेटेड एक और बात है, इंटरेस्टिंग बात है, हैरानी की बात भी है लेकिन इंटरेस्टिंग बात भी। आपको पता है कि जावेद चौधरी साहब अक्सर इस्टेब्लिशमेंट जो कहती है वो आपको आकर बताते हैं, लेकिन अब तो
हालात इस्टेब्लिशमेंट के, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की गलतियों के या उनकी गलत पॉलिसियों के या गुस्से में आए हुए उनके जो फैसले हैं, जैसे अभी इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर अब जो है वो मुकदमा साजी का पूरा काम शुरू किया गया है कि जी वहाँ से हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के कुछ मंदरजात ट्वीट हुए हैं, जिसको नहीं पता था रिपोर्ट का इतना शोर डाला है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उनके आगे से हरकारों ने, और कहा है कि जी क्यों नाम लिया आपने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का, क्यों आपने याया खान को ये कहा है, क्यों आपने वो कहा है। तो इतना इतना उसके ऊपर शोर मचा दिया है कि वो जिसको नहीं भी पता होना था उसको भी पता, और लोगों को अब ये रिपोर्ट जो है अजबर ज़ुबानी याद हो रही है। लोग इस रिपोर्ट पर बातचीत कर रहे हैं और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहेगी कि क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि लोग रिपोर्ट पढ़ें, तो मेरा ख्याल इस रिपोर्ट में से डिफरेंट इसके मंदरजात जो हैं वो पब्लिक के सामने अब आना शुरू हो जाएंगे, हो भी गए हैं, लोग अब पढ़ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। तो एक तो ये, लेकिन जावेद चौधरी साहब, हालात ऐसे बना दिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कि अब जावेद चौधरी साहब भी उन्हों का मखौल उड़ा रहे हैं, हुजतें कर रहे हैं, उन्हें जुगतें कर रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये ज़रा सुने जावेद चौधरी साहब ने क्या कहा है। अब ये 8वीं मरतबा फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म का बयानिया आया है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मेरा ख्याल ये लास्ट है। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से कोई इस टाइप की धमकी आएगी, क्योंकि अब लोगों ने इसको सीरियस लेना बंद कर दिया है। लोग बल्कि जब ये फार्मेशन कमांडर की ये बात आई थी कल से, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हर दूसरे दिन इनका यही काम है, बस ये बैठते हैं, उसके बाद 2-4 लाइनें इस टाइप की दे देते हैं कि जी 9 मई के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं और जो उनके सहूलतकार हैं, जो उनके साथी, उनको नहीं छोड़ा जाएगा और मुल्क इसके बगैर आगे नहीं चल सकता। जी आपने सुन लिया, जावेद चौधरी साहब कहते हैं आए दिन ये ऐसी बातें करते हैं, रोज़ ही ऐसी बातें करते हैं, ये रोज़ ही ऐसी स्टेटमेंटें देते हैं। मीन अब तो जावेद चौधरी भी मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनाफिक हैं, जी हाँ, मैं ऐसे ही उनको सबसे बड़ा मुनाफिक नहीं कहता। पाकिस्तान में अगर मैं ये कहता हूँ कि मुनाफिकत की आला तरीन मराज है तो उस पर इंसार अब्बासी साहब हैं, क्योंकि वो अल्लाह के नाम से दिन शुरू करते हैं और फिर सारा दिन मक्कारी करते हैं, सारा दिन बदयानती करते हैं, सारा दिन झूठ बोलते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के बाद वो सारा दिन मक्कारी करते हैं और येलो जर्नलिज्म करते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि जी ये जो आपका है ना हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के बारे में इमरान खान का ट्वीट, ये 9 मई से भी बड़ा हमला है और इससे हालात जो हैं वो कंट्रोल से बहुत बाहर हो सकते हैं, इसलिए इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये इस कदर, मैं ये कहूँगा कि बेशर्मी की बात है उनकी ये वाली बात, ये इस कदर हर दफ़ा इतनी मुनाफकत करते हैं अंसार अब्बासी साहब, और इसीलिए आपको आप नज़र आएगा कि जब भी कभी मेरा जिक्र होगा तो बड़ा उनको तड़प होती है, क्योंकि मैं वाहिद बंदा हूँ जो पूरे तरीके से नहीं एक्सपोज करता हूँ मैं किसी और के बारे में। आपने देखा होगा जियो टीवी में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो उनके अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने रीजंस हैं, लेकिन ये तो मुनाफकत की आला तरीन मिराज पर बैठे हुए हैं अंसार अब्बासी साहब। तो ये ज़रा गौर कीजिए कि किस तरह का माहौल बना रहे हैं कि जी 9 मई से भी बड़ा, पहले 9 मई जो है वो 9/11 से बड़ा था, अब 9 मई से भी बड़ा काम जो है वो इमरान खान के अकाउंट से एक ट्वीट का हो जाना है। ये आप इनकी हालात खुद देख लें। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि जो मारगला की पहाड़ियाँ, उन पर शदीद आग लगी हुई है। पहले ही दरख्त कोई नहीं छोड़े और उस पर इतनी आग लगी हुई है कि वो ऐसे लग रहा है जैसे सारी की सारी वो जो भी वहाँ पर दरख्त हैं वो सारे जला के राख कर देने, तब जाके मकाम जो है वो रुकना है। और हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है, और शहरी भी ऐसे हैं जो ऊपर जाते हैं तो पता नहीं सिगरेट पीते हैं, क्या करते हैं कि आए दिन वहाँ पर आग लगी रहती है। मैंने जैसे आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ किया कि 4 दरख्त तो हैं नहीं पहले ही उनके ऊपर, गंजी तो हो गई हैं पहाड़ियाँ माजरत के साथ, और बारिश होती नहीं है जिसकी वजह से भी दरख्त कम है। और इमरान खान थे वो दरख्त लगाने के बारे में सोचते थे, अब हुकूमत का तो इन चीज़ों के साथ कोई लेना देना है नहीं, तो इसलिए आप लोग ही थोड़ा सा एहतियात करें शहरी आग लगाने से या ऐसी कोई हरकत करने से जिससे आग भड़क उठे। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि ऑडियो लीक्स का तहरीरी फैसला जारी किया जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। आपको पता होगा, और हमने आपको भी खबर दी थी, वैसे भी आपको पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था जिसमें पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो जो लोगों के छुप छुप के फ़ोन कॉल सुनती हैं और फिर उसमें से टोटे जोड़ जोड़ के निकालती हैं और मर्ज़ी के मतलब देती हैं, उस पर जस्टिस बाबर सत्तार एक केस सुन रहे थे जिसमें आकर एजेंसियाँ भाग गई थीं। पाकिस्तान की एजेंसियाँ सीधा सीधा मुकर गई थी कि हम लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड करते हैं, और पाकिस्तान का भले पीटीए हो भले कोई भी इदारा हो, उन्होंने आगे कहा जी कोई कानून ही नहीं है, हमने किसी को इजाज़त दी नहीं है, ना फ़ौरन ना हमारी वजारत दाखिला मान रही थी, ना FIA मान रहा है, ना आपका PTA मांग रहा है, कोई इदारा नहीं मान रहा। वो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में ये होती नहीं है, हमें पता ही नहीं कौन करता है, हमने किसी को इजाज़त ही नहीं दी हुई।
तो जब सबसे बार बार पूछ लिया तो अब अदालत ने हतमी तौर पर यह फैसला, रिटन फैसला इसका जारी किया है, तहरीरी, और फैसले में कहा है कि जो भी कॉल रिकॉर्ड करता है, अब क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग तो होती है, आप सबको पता है, लेकिन कोई माना नहीं अदालत में जाके कि ये किस कानून के तहत होती है, बगैर कानून के काम खिंची फिर रहे हैं। तो अब अदालत ने फिर जब ये मुकर गए वहाँ पर कि हम करते ही नहीं रिकॉर्डिंग, कोई कानून ही नहीं है, कोई किसी को इजाज़त ही नहीं है, तो अब अदालत ने तहरीरी फैसला जस्टिस बाबर सत्तार ने जारी किया है। और उस फैसले में उन्होंने जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ना, जैसे ये जैज़ है, जैसे दूसरी कंपनीज हैं जितनी भी, उन सब को भी बीच में रखा है और उन्हें ये बताया है कि अगर आप रिकॉर्डिंग में किसी किस्म की मुआवनत देते हैं या कोई रिकॉर्ड करता है तो ये गैर कानूनी काम करता है। अब आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इमीडिएटली तो आपको कोई फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने वालों ने तो अपने काम अपने स्विच लगाए हुए हैं, रिकॉर्ड करी जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये बस एक ब्लैंकेट दिया हुआ था ऊपर के, जी वो गवर्नमेंट के पास इजाज़त है, गवर्नमेंट करती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास इजाज़त है, वो करते हैं। लेकिन अब अदालत ने खोल के सामने रख दिया है और इस पर फैसला सुना दिया कि ये गैर कानूनी है। तो अब जो करेगा रिकॉर्डिंग किसी ना किसी दिन फंसेगा, किसी और केस में सामने आएगा, तो फिर उसको सज़ा होगी। तो ये एक मुस्बत सिमत कदम है। इस टाइम आपको इसकी रेपरकशंस शायद नज़र ना आए, लेकिन अब फंस ज़रूर कोई ना कोई जाएगा और बाज भी आएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी आगे से कहेंगे कि आप हमें क्यों फंसाते हैं, हमें अदालत ने कह दिया कि ये गैर कानूनी काम है। अब अगर ये रिकॉर्डिंग करेंगे, जाहिर है वो इनकी मुआवनत करेंगे। अगर वो इनकी मुआवनत करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे और फिर वो खुद ही बताएंगे इनके बारे में भी। तो अब ये इनके लिए मामला थोड़े से ज़रा मुश्किल होंगे, ये इतना आसान काम हो नहीं सकेगा। अच्छा जी, बहरिया टाउन के गिर्द घेरा तंग किया गया है, और घेरा तंग इस तरह से कि काजी फायज़ ईसा साहब खुलकर सामने आए हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की। आपको पता ही है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो मलिक रियाज हैं बहरिया टाउन के, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो वादा माफ़ गवाह जिसको कहा जाता है उर्फ़ आम में, यहाँ पर तो वादा माफ़ गवाह नहीं बल्कि झूठे गवाह बनवाए जाते हैं। क्योंकि मकसद क्या होता है कि आप पॉलिटिकली सियासी तौर पर झूठी गवाही दे दें और इमरान खान को हम फंसा लें। तो मलिक रियाज ने इनकार कर दिया था। उसके बाद आपको पता है कि पिंडी के उनके दफ्तर पर छापा मारा गया था। अब काजी साहब एक कदम बाहर निकल कर आए हैं और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की उन्होंने हेल्प करने का फैसला किया है, और उन्होंने बहरिया टाउन का जो मरी प्रोजेक्ट है उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 जून को समाअत करेगा। हम अभी से आपको बता देते हैं कि मलिक रियाज साहब को इसमें तड़का लगाएंगे काजी साहब, और बिल्कुल उन्हें दीवार के साथ लगाया जाएगा, और कोशिश एक ही होगी कि वो टूटें, प्रेशर में आएँ और इमरान खान के खिलाफ अल कादर ट्रस्ट केस में वो गवाही दें। क्योंकि उस केस की तारीखें डाली जा रही, लटकाया जा रहा है, और सारे केस तो फारिग हो गए, ख़त्म हो गए। अब एक ट्विटर के ऊपर गद्दारी और बगावत का केस बनाने की कोशिश की जा रही है इमरान खान के अकाउंट पर और उसके थ्रू इमरान खान पर, और दूसरा मलिक रियाज अगर गवाही दे दें झूठी तो फिर कोई काम बनेगा, अदरवाइज़ तो हर चीज़ में ये हो गए हैं जी फारिग। अच्छा जी, एक और ख़बर जो आपको देनी है वो ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद की जो 3 सीटें हैं, वो ये हम नहीं कह रहे, ये मोहसन बेग साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की जो 3 सीटें हैं वो चली जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मोहसन बेग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदतरीन क्रिटिक हैं, ये वो कह रहे हैं। और क्या रहे हैं, ज़रा सुनिए। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद के 3 हलकों पर समाअत चल रही है, क्या होने वाला है? कोई अपसेट हो सकता है इस्लामाबाद की नशिस्तों पर? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा जी, बिल्कुल हो। ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि कोई अपसेट हो सकता है इस्लामाबाद की नशिस्तों में से किसी नशिस्त पर। नहीं, ये 3 चली जाएंगी। अच्छा, 3 चली जाएंगी, 3 पर कुछ ना कुछ अपसेट हो जाएगा। तो सर ये 3 चले जाएंगी तो फिर तो जो मौकफ है उनका पीटीआई का वो तो और तगड़ा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। उनका मौकफ आज भी तगड़ा है जी। वो मीडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो टाइमिंग और स्पेस है वो पीटीआई ले रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग उनका पॉलिटिकली मुकाबला नहीं कर पा रहे। इनके पास नैरेटिव नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है कि उनका मुकाबला पॉलिटिकली कर सकें। आपने सुन लिया, मोहसन बेग खुद कह रहे हैं कि ये 3 सीटें चली जाएंगी, और ये भी जहन में रखिए कि वो मान रहे हैं कि जो नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी का कि धांधली हुई, वो भी मजबूत होगा। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि वो क्या इस टाइम नैरेटिव बिकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहा है। और ये जहन में रखिए कि मोहसन बेग साहब का ये क्लेम था, इनका जो
इस टाइम इनके मशहूर होने का क्लेम था सबसे बड़ा, वो ये कि ये मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, और इनकी एक तस्वीर भी जब वो आर्मी चीफ बने थे तो उन दिनों मंजर आम पर आई थी कि ये सोफे पे दोनों बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है। और मोहसिन बेग साहब इमरान खान के बदतरीन दुश्मन बने हुए, नाकद तो थे, बदतरीन ज़ाती दुश्मन बने हुए, और उन्होंने बड़ा कीचड़ उछाला था इमरान खान साहब पर, उनकी बेगम बुशरा बीबी के ऊपर। और आप सबको इस बात का पता है, आपने देखा भी, याद करें जब इनके घर पर पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने गई थी तो इन्होंने वापस FIA पर ही फायरिंग कर दी थी, वो सारा मामला आपको याद होगा। तो अब वो मोहसिन बेग, मोहसिन नकवी अगर मैंने कह दिया गलती से तो माजरत, ये मोहसिन बेग साहब की बात हो रही है। तो ये जो मोहसिन बेग साहब हैं, ये अब अपने मुंह से मान रहे हैं कि नैरेटिव इस टाइम सिर्फ इमरान खान का चल रहा है। मीन पब्लिक को पता चल गया सच क्या है, झूठ क्या है। और मैंने आपको बताया कि इनकी कितनी ज़्यादा कुर्बत है। मोहसिन नकवी साहब की भी बहुत कुर्बत है आर्मी चीफ के साथ, और मोहसिन बेग साहब की भी। एक वक्त पर तो कहा जा रहा था कि मोहसिन बेग साहब शायद पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे। आप सब ने ये तज्जिए भी सुने थे, बातचीत भी चल रही थी। वो तो लास्ट मिनट पर फिर काकड़ साहब को जंबील से निकाल कर लगाया गया। काकड़ साहब के बारे में भी एक खबर है, उनके बारे में एक इंग्लिस्तान के बारे में एक खबर है, उस पर हम तहकीक कर रहे हैं। ज़रा तहकीक पूरी हो जाए तो वो खबर भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।